आज के तासिका के अंतर्गत मित्रों हम आधुनिक हिंदी कविता ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 7 के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की हुई जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है चुनी हुई लंबी कविताएं। इसके अंतर्गत से हम अंतिम कविता अमर कोली लीलाधर मंडलोई जी की जो है तो इससे पूर्व ही प्रारंभ कर चुके हैं। अब हम शेष भाग को देखने जा रहे हैं। शेष भाग के अंतर्गत जो इस कविता का भाग इससे पूर्व मैंने आपको बतलाया था रहा हुआ है, उसे मैं आप लोगों के सामने सर्वप्रथम काव्य पठन करते हुए उसके ऊपर सविस्तार चर्चा करने का क्या है प्रयास करने वाला हूँ। तो मित्रों देख लीजिए, मैंने आपको इससे पूर्व बतलाया था कि बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में आधुनिक हिंदी कविता पेपर नंबर 7 हमारी अभ्यास की पाठ्य पुस्तक चुनी हुई लंबी कविता उसके अंतर्गत की अंतिम कविता अमर कोली, जिसके जो है तो रचयिता है लीलाधर मंडलोई, है ना। और उसमें मैंने सर्वप्रथम लीलाधर मंडलोई का परिचय बताया, कविता का आशय बताया। कविता के आशय के पश्चात अमर कोली इस कविता को क्या हमने प्रारंभ किया था। अब हम शेष भाग यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। देख लीजिए, मैं आप लोगों के सम्मुख उसका वाचन कर रहा हूँ, उसके पश्चात हम इस पर स्पष्टीकरण करेंगे। देखा उसने रास्ते में कि ऐसा देखा न था, पेड़ों पर पत्तियां उदास थी और अनमनी हवा जैसे गीले कपड़ों की गंध में लिपटी थी और खबर आत्महत्या की बस फैलाई जा रही थी। बार बार ठिठकते हुए बूढ़े थे वहां, जिनकी बढ़ती हुई खांसी उसे कोड़ रही थी। उसने खांसने में विरोध था गहरा, कह रही थी कि वे अटकते हुए झूठ है सब, और गुस्से में हाथों की छड़ियां कांप रही थी। वो इधर से दूर उधर लौट रहा था, जहां पड़ी थी उसकी लावारिश देह वहीं बैठा था सिर झुकाए एक अधेड़। दूसरा जो लौटा था अभी अभी और कह रहा था उस अधेड़ से खबर होने पर भी नहीं आया डॉक्टर, चला गया पत्नी के साथ सिनेमा देखने के लिए ऐसे समय। उस अधेड़ ने उठाया अपना चेहरा और बुदबुदाया, आखिर मार ही दिया ससुरे ने। उसका अनुभव था शायद, जो बोल रहा था वो अस्पताल का पुराना जमादार था। डॉक्टर के इशारे पर वही करता था देह की चीर फाड़, देख के जिसे दूर से लिखी जा सके अंतिम रपट। देख लीजिए मित्रों, आजकल डॉक्टर लोग जो है पोस्टमार्टम का इसका उसका कार्य जो है तो करना उनकी ड्यूटी है, किंतु किस तरह से वो अपने हाथ के नीचे के व्यक्ति को नशा पानी वगैरह कराकर, क्योंकि साधारण स्थिति में तो व्यक्ति ने करना मुश्किल है। एक इंसान ने दूसरे इंसान की चिरफाड़ करना बड़ा कटु है, मुश्किल है। तो इस प्रकार का कार्य हुआ करता है हमारे भीड़ में भी। वो भंगी का रमेश बोल के एक व्यक्ति था, वो चिरफाड़ किया करता था। तो उसमें नई बात नहीं है। आगे देख लीजिए, कविता पठित होने के पश्चात विस्तार के समय में मैं आप लोगों के सम्मुख सारी बातें रखने वाला हूँ। जमादार पिए हुए था शाम से, कि काटते हुए अंग प्रत्यंग कापे न उसके हाथ की, वो उसका काम नहीं। पीने की इसी कारण अघोषित छूट थी उसे, डॉक्टर को इतने वर्षों से अरुचि हो उठी थी अपने ही काम से। नौकरी का अर्थ इतना ही था अब, कि जो चाहे जैसा लिखवा ले रपट, दे लेके जमादार का नशा उतरा। पर था मन हालाकी हुआ पीने को, लेकिन खिसका के परे बोतल को उसने देखा। उन आंखों में जो अब तक खुली थी कोई भय नहीं था उसमें, और वो हैरान हुआ। टटूडी उसने मृतक की खून में लिपटी जेब थे कुछ टुंडे मुड़े कागज, और झांकती उसमें से एक तस्वीर जिसकी बर्मादगी में पुलिस चुक गई थी जामा तलाशी के बावजूद। वो एक बच्ची की तस्वीर थी जो अब भी रक्त के धब्बों में डूबी मुस्कुराई जा रही थी। देखा जो उसने पलट के मृतक की आंखों में, वहां किसी से
लिपट के मिलने का इंतजार था, कितनी आंखें देख चुका था वो, जाने कितनी कर चुका था बंद। असमंजस में था बहुत आज, और रोकता अपने हाथों को बार बार कि सच हो जाए आंखों का भाव, कि कोई चमत्कार हो। अंतिम जो है तो भाग हम देखने जा रहे हैं, आखिरी मरहला है। और इसके पश्चात इसके कविता पठन के साथ साथ इसके ऊपर जो है तो सविस्तार प्रारंभ से लेके सिंहावलोकन के रूप में मैं जो है तो क्या है कम शब्दों में आपके सामने कविता को क्या है रखते हुए इस चुनी हुई लंबी कविता का भी समापन करूंगा, और उसके साथ ही साथ अमर कोहली का इस कविता के भाग को भी क्या है समाप्त करने का प्रयास करने वाला हूँ। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, पेड़ पर घुघू बैठा था और चीखना उसका निरोध का भेद रहा था, और गुस्सा दोनों में बढ़ता ही जा रहा था। नहीं पहुंचा डॉक्टर और वे गारिया रहे थे, बची खुची हलक में उंडेल ली मिलजुल के दोनों ने। जाने क्या हुआ कि पहला यानी अधेड़ तस्वीर को चूमता रोने लगा बेतरह, दूसरा जो गुमसुम था पोंछने लगा अपनी आंखें। देख के ये सब अमर कोहली सचमुच भाग जाना चाहता था कि बच्ची अब भी रक्त में डूबी मुस्कुराए जा रही थी। मन लिपट के रोने का भी हुआ बहुत, देख के दोनों को इस तरह बेहाल। सोच रहा था बस इतना कि बचा हुआ अभी कहीं बहुत कुछ। दिसंबर का सर्द मौसम था वो, और रात इतनी बर्फ की कांप रही थी। सांसें झुंझुरे की इक्का दुक्का आवाजें सह रहे थे। मौसम के भय से सदन होने में बची हुई दीवार के उस तरफ अदालत जो निष्पद थी, सबूत के अभाव में कैद। एक इमली का पेड़ था वहां विशाल, और उसकी शाखाओं पर मन्नतों की रंग बिरंगी चिंदियां थी जो स्ट्रीट में लगे किसी बड़े बल्ब के उजाले में थक के निढाल लटकती हुई बेमकसद। कुत्तों की उपस्थिति ठंड में अनुपस्थिति थी, और हवा का झोंका बर्छी की सा बह रहा था। पहले ने खुली हुई लाश को ढांप दिया जतन से, और दूसरा मुख्यमंत्री को कोस रहा था। सोचा उसने डॉक्टर और पुलिस वाले पहुंचे नहीं कि हो गए सबके सब। और इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से किस तरह से इन अधेड़ उम्रों ने जो तो अपनी प्रतिक्रियाओं को सत्य रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया हुआ लेखक बतला रहा है। मौज मस्ती या किसी हिसाब किताब में, या फिर पढ़ रहे सरकार का रुख। वो उठा और निकल पड़ा उसके मकान में। दीवा लाया वहां से दो और जमादार साथी। उठाया चारों ने जब, वो बोला उसमें से एक संभाल के, भाई यह तो अपना कोहली और अधेड़। वो बड़बड़ा रहा था, हत्या और साफ हत्या। उठते हुए सब चौंके और देखा एक बार ध्यान से, दुख में अपार डूबी। अब वो शव यात्रा, साथ में गालियां, घृणा और क्रोध उनके पाव शव गृह की तरफ में थे जहां से आ रहे थे मरे हुए की गंध। शव गृह के भीतर रिक्त था एक बक्सा, प्रतीक्षा में मानो कोहली के। और ये जानता हुआ कि आएगा वो राजनीति का अर्थ जानता था। निर्जीव बक्सा तक रख दिया गया उसे वहां, और देखा उस अधेड़ ने एक बार और की आंखें उसकी अब तक खुली हुई है। कुछ और शव थे वहां पर, अब वो उनमें शामिल था कि जिन्हें विलंब से उपजे न्याय के चलते होना था वहीं किसी रास्ते चल रहा लोकतंत्र। और इतना अशक्त और विकल्पहीन अदालतों की मुंह छुपाती सबूत के अंधकार में, और राजनीति थी कि होती जा रही है ताकतवर। करने को ही थे जब शवगृह के द्वार बंद। हलकान से पहुंचे कुछ लोग, टांगे उनकी कांप रही थी, और इतनी ठंड में गुस्सा इतना कि कहे आग। डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार, नेता, वकील, सबके सब गदियों के निशाने पर कुछ न कुछ पाने की लाचारी की। हर जगह पहुंचे और लौटे खाली हाथ। जमादारों ने जोड़ दिया हाथ की कानून ऐसा। कोहली देख रहा था उन सबको, और झूंझते लड़ते हुए की निराशा। कोई और रास्ता न देख उसने दौड़ दी वो जगह, छोड़ दी वो जगह। आवाज जो पीछे थी अब भी
कर रही थी पीछा, निकल के चला आया वो शहर के बीचों बीच। जीवन रोज की तरह सामान्य था, बस आत्महत्या की अफवाह आग सी फैलती हुई थी। जवाहर भवन के पास उमग रही थी भीड़, और अखबार वाले अफवाहों को सच में बदल रहे थे। समझता हुआ भीतर का सच, वो पहुंचा इमारत के भीतर, जहां अध्यक्ष महोदय मोबाइल को थामे लेटे हुए थे, और एक तस्वीर में गांधी उनके पीछे जो हरिजन के गांव में जाते दिख रहे थे। हवाओं में चर्चा कुछ ऐसी थी मानो उभरते किसी संकट पर फतह हुई हो। किसी अपने को पार्टी में आगे लाने की बात थी, और किसी वोट बैंक पर कब्जे की चर्चा थी। शोक की औपचारिकता में मुख्यमंत्री का जिक्र था, और अध्यक्ष महोदय उनका शोक संदेश सुना रहे थे, जब एकाएक मोबाइल बज उठा। संदेश को पत्रकारों में बांटने के लिए कहा, बतियाए लगे कि उस छोर पर मुख्यमंत्री, फिर इशारा कर सभी को बाहर किया गया, और अब घूम रहा था टेलीफोन एक क्रम में नई नंबर, और पुलिस, डॉक्टर, चुने हुए पत्रकार, कूली न तो चौका न हुआ उसे कोई अचरज। उसे याद आते हैं मुख्यमंत्री के प्रस्ताव जो उसने अस्वीकार किए पिछले वर्षों, और वे थे कि मुस्कुरा रहे थे। सोचते सोचते उसे आई सारी बातें याद, और बजाय चीख के हंसने लगा कूली। उसकी हंसी फैलती जा रही थी, लांघती उस एक चर्चित हंसी को जो राजनीति के मखौल का अनुवाद थी। तो विद्यार्थी मित्रों, देख लीजिए, मैंने जो कविता का शेष भाग रहा था वो आप लोगों के सम्मुख रखा। अब मैं सरसरी निगाह सिंहावलोकन के रूप में, जिससे पूर्व के तासिका के अंतर्गत जो बातें हमने देखी थी उस पर दौड़ाते हुए इस कविता के समापन की ओर बढ़ रहा हूं। कि हमने देखा कि अमरकूली में मुख्यमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष की जो है तो क्या हत्या करवाई है। पहले से तयशुदा षड्यंत्र के अनुरूप कूली की हत्या की जाती है, और पहले से ही मौजूद षड्यंत्रकारियों के अनुगामियों का जुलूस उसे आत्महत्या घोषित करने पर तुला हुआ है और कर देता है। हत्या पर सड़क के बीचों बीच इस कदर लिटाया जाता है कि मानो हत्या नहीं आत्महत्या लगने लगे, और तैनात पत्रकार भी उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में जो है तो क्या है, उसकी पोज फोटो वगैरह ले लेते हैं और अपनी रिपोर्टिंग करने में लग जाते हैं। वास्तव में कुछ लोग वारदात के चश्मदीद गवाह है। कूली की हत्या होते हुए उन्होंने स्वयं देखा है, पर हत्या करवाने वाले का इतना भयंकर आतंक है कि उनके खिलाफ वो एक लफ्ज भी बोल नहीं सकते। अगर बोल देते हैं तो इनकी जिंदगी क्या है, बद से बदतर होती है। और इसीलिए कवि ने प्रारंभ की पंक्तियों में देख लीजिए किस प्रकार से अपनी कविता का प्रारंभ करते हुए उसे जो है तो छंद को प्रस्तुत किया हुआ है। इससे जो है तो आपको पिछले तासिका के अंतर्गत का सारा भावबोध जो तो स्मरण में आने वाला है। मारा गया सड़क के ऐन बीच इस तरह की आत्महत्या से इतर कुछ और न लगे। चश्मदीदों के आसपास बुना गया भय और भ्रम का सोचा समझा जाल, और अफवाहें की जो उनका हथियार थी, और हत्या कर आत्महत्या की अफवाहें फैलाने में इन षड्यंत्रकारियों ने पूरी व्यवस्था को क्या है अपने कब्जे में ले लिया। और पत्रकार वहाँ मुस्तैद है सब, उसके साथ ही साथ दरोगा। इतना ही नहीं, इसकी सत्यता तक जानी नहीं गई, हालांकि उसे सब कुछ ज्ञात था, पर मात्र औपचारिकता पूरी करने के हेतु वो कूली को कोई परिचित मिलता है, कूली का कोई परिचित मिलता है क्या, वो दरोगा तलाशने लगा ताकि पोस्टमार्टम के लिए कूली का शव ले जाया जाए और इसे उससे मुक्ति मिल जाए। देख लीजिए, दरोगा दरोगा हड़का रहा था, लोगों को पूछ रहा था बार बार किसी परिचित का नाम, या कि हो अगर कोई वहां नातेदार साथ, जिसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर मुक्त हो, दिखा सके कि वो एक ढर्रे का काम और इतना अहम नहीं कि अमर कूली के लिए छोड़ा जा सके। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट युद्ध और मैच के लिए, आजकल मैच के लोग कितने दीवाने आप लोगों को पता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच लगता है तो लोगों को जो है तो क्या है, खाने पीने की भी सूध नहीं रहती। वो सिर्फ टीवी के सामने बैठे हुए और डटे हुए रहते हैं, और शायद दरोगा जी भी उसमें से एक है। और ये
साधारण काम समझकर उसे वो निपटा रहे हैं और अपने आला अफसरों को खुश करने का उसके प्रति उनका क्या है मकसद है। पूरी परिस्थिति को मृत कूली की आत्मा देख रही है। झूठ को सही साबित करना षड्यंत्रकारियों ने के लिए आज क्या है बहुत आसान हो गया है। जनतंत्र का मखौल उड़ाने वाले हैवान नंगे नाच कर आम जनता को भयक्रांत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे खोखला बना रहे हैं और कूली की आत्मा अब शरीर के बाहर क्या है निकली वहां पहुंच जाती है जहां उसे जिस पर विश्वास था, जिसे पर वो इतराता था, जिसे वो अपने अभिन्न मित्र लगते थे, ऐसे लोगों के बीच जाने का प्रयास करता है। कूली की आत्मा एक एक करके दोस्तों तक पहुंचती है। पहला दोस्त अभिन्न माना जाता था, वो रोज अधिक ग्लास ले रहा था, यानी शराब के लत में मानो क्या ये पड़ गया था। दूसरा आराम से निर्विकार बैठा हुआ था और तीसरा खुशी से अपनी पत्नी को अच्छा हो गया कहकर वो जगह रिक्त हो गई और उस स्थान पर वो कुर्सी पर मैं बैठूंगा, इस प्रकार का जो है तो क्या है खुशी मना रहा था। और चौथा जो था बुनियादी दुनियादारी से जो है तो इतना वो एक रूप हो गया था कि लोग लाजवश दिखलाने के लिए उसके पत्नी को थपथपाकर उसे सांत्वना तो दे रहा था, किंतु उसकी आंखें दूसरी ओर ही चमक रही थी। जो दोस्त कोहली की परछाई का दाहिने बाएं हाथ समझे जाते थे, वे अब उनकी अपनी सुविधा के और स्वार्थ के मुआयने कर रहे थे। सब कुछ संबंधों की आंतरिकता देख कोहली की आत्मा को शौक लगा। तो फिर उस शव के पास पहुंचा। शव के पास कोहली का कुत्ता बैठा था। सिपाही उसे भगा रहे थे। गाड़ी में लिटाए शव को भेजा जा रहा था। कुछ मोड़ बिखर गई तो कुछ को भगाया गया। अब सड़क पहले की तरह क्या है आम लगने लगी। वैसे भी वो सड़क कैसी थी मैंने इससे पहले ही बताया, खास थी। वहां न्यायाधिपति, मंत्रीगण, आला अफसरान गुजरते थे रोते हुए कुत्ते के साथ। वो बस्ती में पहुंचा और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वही खड़ा तिवारी हत्या को आत्महत्या बताने में व्यस्त था। देख लीजिए मित्र, इनके जो मित्र है किस तरह से मित्र के जाने के बाद मित्र की जो है तो बातों का यहाँ खेल कर रहे थे। एक छंद यहाँ पर मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ और हम जो है तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बड़ा अच्छा छंद है, चुनिंदा है, फिर से मुझे आपको बतलाना मालूम हो रहा है। वही खड़ा था तिवारी, उसका साथी बना रहा था आंखों देखा हाल कुछ ऐसा, हत्या जैसे एक धार्मिक उत्सव हो। कुत्ता ये सब सुनकर उस पर भौंका। कहा उसने हिकारत में, हश कोहली का कुत्ता साला, और सुनाने लगा पहले सी लय में कि रस भंग न हो सज्जनों का प्रवचन में, मानो हो कथावाचक आसाराम बापू। कथावाचक आसाराम बापू ये स्वयं हो। देख लीजिए, बस्ती की चहल पहल में कोई फर्क नहीं आया था। बस्ती में एक ही घर था जहाँ विलाप की करुण ध्वनियां सुनाई दे रही थी। और जाहिर है किसका है आप लोगों को पता है। पूरे रास्ते में उसने महसूस किया कि पूरी बस्ती रास्ते आत्महत्या की खबर फैलाने में जुटे हैं। बस कहीं कहीं से दबी दबी सी आवाज मात्र आ रही थी कि आत्महत्या नहीं हत्या है, पर यह आवाज वृद्धों की है। अब उनका विरोध स्वर नपुंसक बन गया है। बार बार ठिठकते कुछ बूढ़े थे वहां, जिनकी बढ़ती हुई खांसी उसे कोड़ रही थी। उनके खांसने में भी विरोध था गहरा। कह रहे थे कि अटकते हुए झूठ है सब, और गुस्से में हाथों की छड़ियां कांप रही थी। शवगृह में कूली के शव को लिटाया गया था। पुलिस पत्रकार जिस प्रकार से बिक चुके थे, तो वैसे ही पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर भी क्या है बिक चुका था। पैसे लेकर सामने वाला जिस तरह कहे वैसा रिपोर्ट बनवाया जा रहा था, मात्र अपनी ड्यूटी समझता था। डॉक्टर को इतने वर्षों में रुचि हो उठी थी अपने ही काम से। नौकर का अर्थ इतना ही था कि जो चाहे जो लिखवा ले, रपट दे लेके। देख लीजिए, डॉक्टर महोदय भी अपनी रिपोर्ट को, क्योंकि डॉक्टर के रिपोर्ट बहुत मायने रखती है,
और वो भी बिक चुकने के कारण किस तरह से प्रशासन के अध्यक्ष के मुख्यमंत्री के हक में रिपोर्ट देता है और हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित करता है। डॉक्टर के इशारे पे उनके ही अस्पताल का चीरफाड़ करने वाला नौकर शराब पीकर पोस्टमार्टम के लिए तैयार बैठा है। उसे मालूम है बेचारे कूली की हत्या की गई है, पर वो विवश था। डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने गया था अपनी बस्ती से और 4 आदमियों को बुला लाया और कूली की लाश को उठाकर शवगृह के बक्से में रखने की कोशिश में लगा। 4 कदमों की इस शव यात्रा में उसने जो कहा था वो आज के जीवन की यथार्थता है, वास्तविकता है, हकीकत है। और आज भी ये मामला हमारे सम्मुख, यदि आपने पहली दृष्टि से आपने देखा तो महसूस क्या होगा, चाहे वो दिल्ली दंगल हो, चाहे यूपी दंगल हो, है ना। इसी प्रकार के जो है तो दृश्य आज भी देखने के लिए वर्तमान स्थिति में मिल सकते हैं। उठाया चारों ने जब वो बोला उसमें से एक, संभल के भाई ये तो अपना कूली। और अधेड़ वो बड़बड़ा रहा था, हत्या और साफ हत्या। उठाते हुए सब चौके और देखा एक बार ध्यान से, दुख में अपार डूबी अब वो शव यात्रा। साथ में गाड़ियां, घृणा और क्रोध। उनके पांव शवगृह की तरफ थे जहां से आ रही थी मरे हुए की गंध। शवगृह के अन्य शवों की भी क्या है, कूली की आत्मा ने देख लिया। सामान्य व्यक्ति की विवशता को उसने देखा। न्याय के लिए सालों प्रतीक्षा करने वाली आंखें उसने देखी। आम आदमी की कर्तव्य मूर्ता पर उसे दुख हुआ। हताशा में वो शहर के बीचों बीच पहुंचा। जीवन रोज की तरह सामान्य था, फर्क केवल इतना था कि हत्या को आत्महत्या के रूप में फैलाया जा रहा था। निकले तो चला आया वो शहर के बीचों बीच। जीवन रोज की तरह सामान्य था, बस आत्महत्या की अफवाहें अगर आग सी फैली हुई थी। जवाहर भवन के पास उमंग रही थी भीड़ और अखबार वाले अफवाहों को सच में बदल रहे थे। कूली की आत्मा विचलित नहीं हुई। पार्टी भवन में उत्सव का वातावरण था, मानो किसी उभरते हुए संकट पर उन्होंने विजय प्राप्त कर दी थी। कूली को सब कुछ याद आने लगा जिसका उसने विरोध किया था, जो प्रस्ताव उसने अस्वीकार किया था। एक क्षण को फिर से मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इस कविता को विराम करने जा रहा हूँ। कूली न तो चौंका न हुआ उसे कोई अचरज। उसे याद आते रहे मुख्यमंत्री के प्रस्ताव जो उसने अस्वीकार किए पिछले वर्ष, और वे थे कि मुस्कुराते रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने अमर कूली की आत्मा के माध्यम से कवि ने आज की राजनीतिक दिशा तथा भ्रष्ट प्रशासन को कविता के माध्यम से जनता के जो है तो क्या है सामने रखने का एक सफल प्रयास किया हुआ देखा। व्यवस्था को व्यवस्था की भांति न चलते देखकर अपने इशारों पर चलाने के लिए मजबूर आज की राजनीति कर रही है। व्यवस्था में दखल देकर उसे नियमों के मुताबिक चलने नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं तो वे जैसा चाहे वैसा जो है तो क्या है शासन व्यवस्था पर अपना अधिकार चलाना चाह रहे हैं। फिर उससे लोगों का भला हो या न हो तो भी चलेगा। अर्थात व्यवस्था लोगों की सुव्यवस्था के लिए नहीं अपितु मेरी इच्छा पूर्ति के लिए चलनी चाहिए। इस प्रकार का जो है तो आजकल के राजनीतिक लोगों का व्यू या दृष्टिकोण या हमें विजन दिखाई देता है। और इसी कार्य को लेकर अपने पार्टी को लेकर, अपने कार्यकर्ता को लेकर, अपने हित को लेकर, अपनी जो है तो क्या है सारी बातों को लोहा मनाते हुए ये राजनीतिक दल, उसके नेता गण और प्रशासन में जो मंत्रीगण है वो ये कार्य करते हुए हमें क्या है दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना काफी है। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर रुके तो ठीक है, क्योंकि कविता का समापन हो गया और लंबी कविता इस पाठ्य पुस्तक का भी आज समापन हो गया है। धन्यवाद।